नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर तो समझिए, मैं आपके साथ में हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अग्निपथ पर सियासत के सुरक्षा घेरे की। बिहार में 4 दिनों से उपद्रव लगातार जारी है। उपद्रवियों ने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बीजेपी नेताओं और उनकी गाड़ियों पर भी हमला बोला। बीजेपी ने प्रशासन से लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए तो चंद घंटे के भीतर ही बिहार के 10 बड़े नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बीजेपी नेताओं को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है? पूरी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए कि आखिर क्या होती है वाई श्रेणी की सुरक्षा। और छपरा में डॉक्टर सीएम गुप्ता के घर हमला। शुक्रवार को बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर और विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला। नवादा, मधेपुरा और मधुबनी में बीजेपी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया। हमले की 8 तस्वीरें बीजेपी को टारगेट करने वाले संजय जायसवाल के आरोपों को पुख्ता करती हैं। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हिंसा होती रही और पुलिस दयनीय स्थिति में पड़ी रही, न लाठी चलाई न बंदूक। प्रशासन की भी भूमिका रही है, वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। सरकार पर संजय जायसवाल के आरोपों के चंद घंटे के भीतर ही गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ और केंद्र सरकार ने बीजेपी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। बिहार में एक साथ कई बीजेपी के नेताओं को सीआरपीएफ के 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई विधायक और एमएलसी और सांसद की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जिन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, अब आप उन नेताओं के नाम भी जान लीजिए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी सुरक्षा मिली है। दीघा से विधायक संजीव चौरसिया और दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। हरिभूषण ठाकुर बचौल और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जबकि एमएलसी दिलीप जायसवाल, एमएलसी विजय खेमका और एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। जाहिर है बीजेपी को बिहार पुलिस पर एतबार नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रशासन पूरे घटनाक्रम में मौन रहा, जानबूझकर बीजेपी को टारगेट किया गया, जबकि जेडीयू का दावा है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। प्रशासन क्यों पार्टी आपको टारगेट करेगा? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, प्रशासन आपको क्यों टारगेट करेगा? जाहिर है अग्निपथ की आग की आंच अब बिहार की सियासत को गर्म करने लगी है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी सुरक्षा। बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। अब समझिए कि आखिर वाई श्रेणी की सुरक्षा होती क्या है। तो देश में ये सुरक्षा की तीसरी लेयर है वाई श्रेणी। वीआईपी श्रेणी के लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है। कम खतरे वाले लोगों को ये सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वाई श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ, निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। इस श्रेणी में कोई कमांडो तैनात नहीं होता है। वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा भी होती है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इनमें 1 या फिर 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। और बिहार बीजेपी के 10 नेताओं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बढ़ते हैं आगे। अग्निपथ को लेकर सड़कों पर बवाल है और सियासत में उबाल है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत 3 नेताओं के घर और गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था। हमले के 24 घंटे बाद गंभीर सवालों के साथ संजय जायसवाल सामने आए और पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक पर सवाल उठा दिया, जिसका जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए।
शुक्रवार को बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हमला। शुक्रवार को हुई बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पथराव। मधेपुरा और नवादा में बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया। विरोध के पहले 3 दिनों में बिहार में व्यवस्था पूरी तरह बौनी नजर आई। कई जगहों पर तो पुलिस नदारद थी, जहां मौजूद भी थी वहां मूक दर्शक के रूप में। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुले तौर पर पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार तक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जेडीयू ने भी जोरदार जवाब दिया। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। उनका संतुलन खो बैठे हो। प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं? भाई आपको बोलना बहुत आसान है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मन में आए, और प्रशासन चलाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल 4 दिनों से जारी हिंसक उपद्रव और बवाल के बीच जेडीयू ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग की है, जिस पर संजय जायसवाल ने जेडीयू को अपना ऐतराज जताने की नसीहत दी, तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल के मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिया। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। आप उस प्रतिक्रिया पर अपनी बात को बताइए, लोगों को समझाइए, उनको कन्विंस करिए। हम लोगों को क्या कन्विंस कर रहे हैं? कोई हम लोगों से पूछ के निर्णय लिए हैं? हम लोगों से तो पूछ के निर्णय लिए नहीं, तो हम उसके भागीदार तो हैं नहीं निर्णय के। तो इसलिए आपको ना बताना चाहिए। और दूसरी बात है कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ेगी। सड़क पर बवाल है और सियासत में उबाल है। अग्निपथ पर बीजेपी जेडीयू के अंदर ही घमासान है। संजय जायसवाल के गंभीर आरोपों को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कोई लोड नहीं ले रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ संजय जायसवाल का बयान उनकी आदत में शुमार है। शराबबंदी का मामला हो और भी कई इशूज आया जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया। अब इस तरह की बात बोलते ही रहते हैं, बोलने की आदत हो गई। तो घर परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह का हो जाता है जिसको बोलने की आदत हो जाती है, तो परिवार के लोग जब आजीज आ जाते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बात इग्नोर करने लायक है, उनकी बातों को नोटिस मत लीजिए। प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। सवाल है कि सत्ता में भागीदार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बवाल पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बढ़ते बवाल पर बीजेपी जेडीयू पर आग बबूला क्यों हो रही है? पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब चलिए समझते हैं कि संजय जायसवाल ने गंभीर आरोप आखिर क्यों लगाए। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। विरोध के बाद जेडीयू ने इस पर पुनर्विचार की मांग की। मतलब जेडीयू योजना में बदलाव चाहती है। मंगलवार को ही अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया था और गुरुवार और बुधवार को ज्यादा हिंसा हुई। 10 से ज्यादा ट्रेनों को जला दिया गया।
बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इस पर कहना है कि हिंसा उन जगहों पर ज्यादा हुई जहां से बड़ी संख्या में लोग फौज में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि जब मंगलवार को हिंसक विरोध शुरू हो गया था और ये जग जाहिर था कि जब भी बिहार में कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उत्पाती रेलवे को निशाना बनाते हैं। ऐसे में बिहार के पुलिस महकमे और जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए थे? 3 दिन की हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में क्यों आई? अगर संजय जायसवाल को भी शिकायत थी तो उन्हें सिस्टम में बात करनी चाहिए थी, सिस्टम से बात करनी चाहिए थी, अपनी शिकायत बतानी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी सरकार में शामिल है। और ये तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब संजय जायसवाल ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद सियासत जो है वो गर्म हो गई है। उस बयान में न सिर्फ उन्होंने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया बल्कि जेडीयू पर भी इशारों में बड़ा निशाना साध दिया। बढ़ते हैं आगे। अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को भी बिहार जलता रहा। शनिवार को ट्रेनें तो नहीं फूकी गई, लेकिन उत्पातियों ने कई जगहों पर गाड़ियों को निशाना बनाया और जगह जगह हंगामा करते रहे। इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा। जो महंगे इक्विपमेंट थे उसे आगे हवाले किया गया। और इस वक्त देखिए कई सारे टिकट, इस वक्त तस्वीर देखिए, कई सारे टिकट जो यात्रियों को मिलना था यहां से सफर करने वाले को, उसे तहस कर दिया गया, आके हवाले कर दिया गया है। और जो महंगे इक्विपमेंट थे, जो यहाँ पे कर्मचारी थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। और जो कैश काउंटर है जिसमें टिकट के बाद पैसा लिया जाता है, वो भी एकदम खाली है। तो हाथों में लाठी डंडे लिए और मुंह पर गमछा और मास्क लगाए उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। तिरंगा में कुछ आगजनी हुई है, स्टेशन बिल्डिंग में कुछ आग लगाया गया है। मसौड़ी स्टेशन पर भी वही बस कब्जा भी किया गया है स्टेशन पे। नहीं, कब्जा वैसा की सूचना नहीं है, ऐसी सूचना नहीं है। मसौड़ी के तारेगना जैसी ही स्थिति जहानाबाद में भी दिखी। जहानाबाद के टेहटा में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। उपद्रवियों ने थाने के सामने खड़ी बस और ट्रक में आग लगा दी। यही नहीं, शहर के अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। हालांकि पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उपद्रवियों का मन कितना बढ़ा हुआ है, इसकी बानगी जमुई के झाझा में देखने को मिली। उत्पाती पुलिस पर पथराव से भी पीछे नहीं हटे। ये टूटी हुई कुर्सियां और फर्नीचर मुंगेर के तारापुर प्रखंड कार्यालय के हैं। उपद्रवियों ने प्रखंड कार्यालय में कितना उत्पात मचाया आप खुद देख लीजिए। अरवल में तो उत्पातियों ने शर्मसार करने वाली हरकत की। इमामगंज बाजार में उपद्रवियों ने एम्बुलेंस पर ही हमला बोल दिया। एम्बुलेंस चालक को तो पीटा ही, मरीज को भी चोटिल कर दिया। सवाल है कि क्या उपद्रव में शामिल ये लोग सेना में जाने लायक हैं, जिन्हें राष्ट्र की संपत्ति का मोह नहीं? क्या वो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में अग्निपथ का विरोध हो रहा है। विरोध के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे को नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा अपराध है? चलिए आपको बताते हैं। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा क्राइम है। 10 साल तक सजा इसमें हो सकती है। भारी जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। रेलवे में आरोपी को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। एक ट्रेन को बनाने में तकरीबन 70 करोड़ रुपए खर्च होता है। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 10 से ज्यादा ट्रेनें जला दी गईं। 10 ट्रेन के हिसाब से अगर देखें तो रेलवे को अब तक 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसलिए न्यूज़ 18 आप सभी लोगों से अपील करता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाने का मतलब है खुद का नुकसान। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब बात एक खास टाउन हॉल की। दिल्ली में CNN न्यूज़ 18 के टाउन हॉल कार्यक्रम के उद्घाटन संस्करण में कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। यहां केंद्रीय मंत्रियों से सीधे सवाल जवाब भी हुए और नीति निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी दिए गए। पत्रकार और बुद्धिजीवियों के सवाल, उद्योगपति और व्यापारियों की चिंता, सामाजिक सरोकार से जुड़े सुझाव, केंद्रीय मंत्रियों के हाजिर जवाब। CNN न्यूज़ 18 टाउन हॉल। CNN न्यूज़ 18 टाउन हॉल के उद्घाटन संस्करण में उन सभी मुद्दों पर चर्चा और सवाल जवाब हुए जिसके लिए इस मंच को तैयार किया गया है। सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर
ठाकुर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ सरकार की नीति, नियत, योजना के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार की उपलब्धि भरे 8 सालों का लेखा जोखा विस्तार से बताया। साथ ही अग्निपथ, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और सीमा विवाद सरीखे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की बात रखी। आज रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम भी अपने रक्षा मंत्रालय में जॉब्स 10% रिजर्वेशन, होम मिनिस्ट्री ने कहा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 10% रिजर्वेशन देंगे और आयु सीमा को भी उस तरह से छूट दी है, रिलैक्सेशन दी है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि सरकार खुले मन से देख रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोला और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर देश भर में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। Any one of you call for an investigation? Could any one of you say, आज नहीं आ सकता, मंडे आऊंगा? Anyone in this room? If God forbid any one of you broke the law, could you call friends and families and supporters from around the country, come let's burn some tires in the national capital? वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नुपुर विवाद पर गल्फ और अन्य एशियाई देशों के रवैये पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि वो सभी जानते हैं कि ये भारत और सरकार का रुख नहीं है और पार्टी की कार्रवाई से ये बात समझी भी जानी चाहिए। जयशंकर ने चीन से सीमा विवाद पर भी अपनी बात रखी। But we are very clear on one point, which is we will not allow any unilateral attempt by China to change the status quo or to alter the LAC. CNN न्यूज 18 टाउन हॉल का मकसद ही भारत के नीति निर्माण में सुझाव, समस्याओं के समाधान में रायशुमारी और सरकार के कामकाज में जन भागीदारी को मजबूत तरीके से रखने के लिए किया गया है और इसीलिए हर 3 महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।